हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा समावेशी शिक्षा में निर्देशन के बारे में कि निर्देशन मार्गदर्शन क्या होता है। जैसा कि दोस्तों हम बताएं कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि निर्देशन गाइडेंस क्या होता है, तो उसी से दोस्तों आगे हम आज पढ़ेंगे। क्या निर्देशन से थोड़ा सा आगे बढ़कर पढ़ेंगे कि निर्देशन के बारे में समझेंगे, क्या होता है निर्देशन और गाइडेंस कैसे दिया जाता है, उसके बारे में हम समझेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम उसको रिवीजन कर लेते हैं कि जो हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में निर्देशन के बारे में। निर्देशन क्या होता है अर्थात गाइडेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो देखिए, निर्देशन के बारे में देखा जाए तो निर्देशन हमारा क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, दोस्तों ये रिवीजन है, अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना हो तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम पूरा निर्देशन के बारे में अच्छे से बताए थे। और दोस्तों रही बात एक बात और मैराथन की, तो मैराथन का वीडियो दोस्तों क्या हुआ कि हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या हुआ कुछ मेरी ही गलती से और उसको वीडियो को सेव नहीं हो रहा था दोस्तों। उसको एडिटिंग करके उसको सेव करना था और मोबाइल में स्पेस नहीं था। सेव कर रहे थे और सेव करते हुए क्या हुआ कि वो हो गई डिलीट वीडियो। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, उसमें दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों। पूरा 2.5 घंटे का वीडियो थी दोस्तों, 2 घंटे 30 मिनट की वीडियो थी, डिलीट हो गया। तो इसका मैराथन दोस्तों आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि अब दोस्तों हमको फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा दोबारा। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, वीडियो लेट हो जाएगी थोड़ा सा मैराथन की, लेकिन वीडियो आपको मिलेगी मैराथन की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं क्या निर्देशन। तो निर्देशन क्या है कि निर्देशन मतलब ये होता है कि कोई बालक है, कोई सी समस्या में फंस गया है, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, और आप उसको एक ऐसी विधि बता दें जिस विधि का उपयोग करके वह अपने आप से उस समस्या का समाधान कर सकता है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं। समझ में आ गया कि बालक किसी समस्या में फंसा हुआ है, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हो, और वह एक ऐसी विधि, मतलब आप एक शिक्षक हैं, आप एक ऐसी विधि बताते हैं जिसका प्रयोग करके बालक खुद से ही, बालक या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, खुद से ही मतलब स्वयं से ही वो समस्या का समाधान कर लेता है, उसी को दोस्तों हम कहते हैं निर्देशन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल आपको समझना होगा तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। निर्देशन समझ में आ गया होगा। क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है दोस्तों, इतनी बड़ी सी परिभाषा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या होता है देखिए, इनका परिभाषा क्या है कि मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही है, ताकि वह दोस्तों, 2 बार वह नहीं रहेगा, वह अपने जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित कर सके, अपने निजी दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने आप निर्णय ले सके और अपने जीवन का बोझ उठा सके। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को इस प्रकार से गाइडेंस कर दें कि वह अपने जीवन में अपने द्वारा किसी भी समस्या, उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका वो समाधान कर सके, समाधान करके उससे वो आगे बढ़ सके और अपने निजी दृष्टिकोण को मतलब उसको समाधान करने की समस्याएं जो आ रही थी, समाधान किसी समस्या को समाधान नहीं जो कर पा रहा उसको आराम से समस्या का समाधान करे और जीवन के बोझ को दोस्तों कम कर सके और जीवन का बोझ अपने उठा सके। यही दोस्तों इस जो है परिभाषा का मतलब है। तो समझ आएगा दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़े थे, यहाँ से हम लोग को पढ़ना था कि इस परिभाषा के विश्लेषण से मार्गदर्शन के बारे में कुछ बातें निकल कर आती हैं, क्या होती हैं उसके बारे में हम समझते हैं। मार्गदर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मार्गदर्शन क्या होता है कि मार्गदर्शन क्या है, व्यक्तिगत होता है या सामूहिक होता है। जैसे कि आप गाइडेंस दे रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग, एक क्लास है पूरी, ये क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को आप गाइडेंस दे रहे हैं, किसी समस्या को समाधान करने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन वो कार्य एक एक बच्चे पर करेगा। अगर मार्गदर्शन चाहे आप सामूहिक देते हैं या व्यक्तिगत देते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य दोस्तों क्या होगा, व्यक्तिगत होगा। ध्यान दीजिएगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, व्यक्तिगत होगा, एक एक बच्चे पर अलग अलग कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो मार्गदर्शन आप चाहे व्यक्तिगत दें चाहे सामूहिक दें, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना होता है दोस्तों। समझ में आ गया। आगे देखिए, तो मार्गदर्शन करना दोस्तों, आगे देखा जाए तो मार्गदर्शन करना कोई आसान कार्य नहीं है दोस्तों। इसके लिए एक अत्यंत कुशल जो योग्य व्यक्ति है, प्रशिक्षित व्यक्ति है,
उसको इस कार्य के में लगाना चाहिए। मतलब मार्गदर्शन करना कोई आसान कार्य नहीं है दोस्तों, इसमें एक कुशल व्यक्ति होना चाहिए जो मार्गदर्शन दे सके, जो बच्चों को गाइडेंस या व्यक्ति को गाइडेंस कर सके दोस्तों। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रशिक्षित मार्गदर्शक, कैरियर मास्टर या मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शदाता होना चाहिए, या परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। इन सभी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को निर्देशित अर्थात गाइडेंस दे सकते हैं दोस्तों, निर्देशन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या आपको समझ में आएगा कि क्या मार्गदर्शन बच्चों को ही दिया जा सकता है? नहीं, बड़े भी, किसी भी आयु के वर्ग के लोग अगर किसी भी समस्या में फंस गए हों या समस्या से परेशान हो गए हों तो उनको गाइडेंस के द्वारा उस समस्या का समाधान करने के तरीके को बताया जा सकता है, जिससे वो अपने समस्या का समाधान करके आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। समझ आ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सब जो है मार्गदर्शन किसी एक विशेष आयु के व्यक्ति को या किसी विशेष आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। नहीं, मार्गदर्शन किसी भी आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है दोस्तों। आगे देखिए, मार्ग निर्देशन में व्यक्ति आत्मनिर्देशित की योग्यता को विकसित करता है। मतलब मार्गदर्शन किसी को आप देंगे तो वो जो करेगा अपने से कुछ वर्क को करेगा, अपने निर्देश से करेगा और धीरे धीरे करके वो उस कार्य को सीख जाएगा। समझ में आया आपको। अब देखिए, निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र क्या क्या होता है, निर्देशन कार्यक्रम के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र दोस्तों बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसका प्रयोग किस किस क्षेत्रों में किया जाता है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र का या निर्देशन किया जाता है। तो देखिए, समस्त व्यक्तियों का निर्देशन देने हो। तो अब देखिए, कहीं पर क्या है, बहुत से लोग हैं, ठीक है, वो अपने समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर क्या है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार, उसके आवश्यकता अनुसार हम निर्देश दे करके उसके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार सभी प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो या किसी भी कार्य करने का अधिकार हो। लेकिन अगर वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में समस्या का समाधान कर रहा है तो निर्देशन के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं या उस व्यक्ति को निर्देश दे सकते हैं और उस निर्देश के माध्यम से व्यक्ति उस समस्या से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु हमारा पहला ये हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, बाल केंद्रित सेवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जो पढ़ रहे हैं। बाल केंद्रित सेवा का मतलब ये होता है दोस्तों, ये देखिए कि देखिए अच्छी निर्देशन सेवा सदैव बाल केंद्रित होती। अब देखिए, निर्देशन क्या करेंगे आप लोग अगर टीचर बनेंगे तो बाल केंद्रित ही रहेंगे, तो बाल केंद्रित रहेगी। अब देखिए, इसमें क्या रहेगा, बच्चों पर ध्यान दिया जाता है और उनको किसी न किसी योजना से या किसी न किसी इस प्रकार की सहायता से दे करके उनको निर्देशित किया जाता है कि जिससे वो सहायता और अन्य की कर सके और वो अपने किसी भी समस्या का समाधान खुद से कर सके। दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित सेवा का मतलब ये हो जाएगा, सीधा सीधा मतलब कि हम बच्चों को किस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं जिससे वे अपना कार्य खुद ही स्वयं ही कर लेते हैं या स्वयं ही अपने समस्या का समाधान कर लेते हैं। बाल केंद्रित सेवा का मतलब यही होता है। आगे देखिए, निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना। अब देखिए, निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ शिक्षकों और व्यक्तियों का चयन किया जाता है कि जो बालकों को शिक्षित करने के लिए, मतलब देखिए समझिए, इसका मतलब निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना, इसका मतलब कि अगर जो व्यक्ति शिक्षित रहेगा, जो व्यक्ति मतलब समझदार रहेगा, मनोवैज्ञानिक रहेगा, वही व्यक्ति किसी को निर्देशित कर पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मतलब शिक्षक को और कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं जो कि बालक के सभी क्षेत्र में बच्चों को निर्देशित कर सके। जैसे बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, जीवन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में निर्देशित कर सके। और उसमें क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए,
निर्देशन करने की एक विशेष योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। किस व्यक्ति में? जिस व्यक्ति का चयन किया जाता है। समझ में आया आपको? निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना, मतलब निर्देशन कर्मचारियों का चयन कौन करेगा, कैसे करेंगे? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट मतलब गाइडेंस दे सकता है। मोटिवेट है दोस्तों, गाइडेंस दे सकता है। आगे देखिए दोस्तों, छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। इसका मतलब ये होगा कि छात्र, अगर आप निर्देश दिए बच्चे को, हाँ ये काम ऐसे किया जाता है, लेकिन बच्चा कुछ उसके तरीके से अलग कुछ वर्क कर रहा है, उसी से अपने से कर रहा है, या वो आपने बता दिया, लेकिन बच्चा बोल रहा है नहीं हम कुछ इसको किसी दूसरे तरीके से करेंगे, तो जो लास्ट डिसीजन होगा उस बच्चे को बोलिए हाँ भैया आप अपने अनुसार इसका निर्णय ले सकते हैं, अपने अनुसार भी कार्य कर सकते हैं। अगर वो उसके लिए उचित हो लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये कार्य आपके लिए सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों को निर्णय लेने का अवसर देना। दोस्तों समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या दोस्तों, निर्देशन विधियों को बताना। अब देखिए निर्देशन विधियों को बताना, देखिए निर्देशन के क्षेत्र में दोस्तों शिक्षकों को निर्देशन की विधियां बताई। जैसे मान लीजिए हम शिक्षक हो गए तो हमको बताया जाएगा किसी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको गाइडेंस देना है कि वो बच्चा अपने कार्य को, अपने समस्या को समाधान खुद से कर सकता है। जैसे मान लो एक विशिष्ट बालक है तो अब उसको विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता होगी, एक सामान्य बालक उसको सामान्य है, एक हमारा प्रतिभाशाली बालक है, एक मतलब अन्य प्रकार के बालकों को अन्य प्रकार के निर्देशन या गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसीलिए सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से शिक्षा दिया जाता है, निर्देशन विधियों को बताया जाता है कि सभी अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग निर्देशन विधियां उपयुक्त होती हैं या प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों समझ आया। निर्देशन का गोपनीय क्षेत्र। अब देखिए निर्देशन को तो बताया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें सूचनाओं को क्या किया जाता है, गुप्त रखा जाता है। जैसे जो व्यक्ति निर्देशन देता है वो कुछ न कुछ सूचनाओं को क्या करता है, गुप्त रखता है। ठीक है, उसमें क्या है कि जिसको निर्देशन दे रहा है, ठीक है, निर्देशन किसी व्यक्ति को दे रहा है तो उसको ये बताए कि देखो हम तुमको इस कार्य को करने के ये तरीके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं शिक्षक और एक हमारा कोई स्टूडेंट है, तो हम उस बच्चे को उस तरीकों को करने के विधि बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें हम उस बच्चे से ये बताएं कि देखो बेटा इस तरीकों को हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस तरीकों को आपको किसी को नहीं बताना है, या इस तरीकों को आप अपने पास ही रखिएगा। इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि निर्देशक का मुख्य कर्तव्य है कि वह सेवार्थी को यह विश्वास दिलाए कि उसके द्वारा बताए गए तथ्यों को गुप्त रखा जाएगा। मतलब किसी को ना बताए, ना निर्देशक बताए ना शिक्षार्थी बताए, गुरु रखा जाएगा। ठीक है, यह विश्वास होने पर सेवार्थी सूचनाएं प्रदान करेगा और निर्देशन के साथ अपने दो प्रकार की फाइल रखनी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि गोपनीय क्षेत्र, मतलब निर्देशन का गोपनीय क्षेत्र कि आप निर्देशन दे दिए, ठीक है, और बच्चे को बताया कि हम किसी को नहीं बताएंगे, या बच्चा भी कोई नहीं बताएगा, दोनों का इंफॉर्मेशन गुप्त रहेगा। तो इसमें दो फाइलें रहेंगी। कौन कौन फाइलें? प्रथम फाइल में सामान्य सूचनाओं को लिखा जाएगा और द्वितीय फाइल में छात्रों से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को लिखा जाएगा। दोस्तों ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए संचयी अभिलेख या पत्र की आवश्यकता। अब देखिए संचयी आलेख पत्र की आवश्यकता या पत्र की व्यवस्था का क्षेत्र, इसका क्या होता है, सॉरी दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि एक डॉक्टर के यहाँ आप ले जाते हैं किसी बीमारी का इलाज करवाने, तो क्या करता है डॉक्टर पहले उसका टेस्ट लिखता है, टेस्ट लिखने के बाद आपको दवा देता है और उसको चेक करता रहता है, उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि हम दवा दिए हैं कि और इसके 10 दिन के बाद दवा कितना काम किया, कितना इस व्यक्ति को आराम हुआ, कितना नहीं आराम हुआ। उसी प्रकार से एक जो निर्देशन दे रहा व्यक्ति, उसको भी अपने पास में एक संचयी अभिलेख बनाने की भी आवश्यकता होती है। ठीक, वो भी सूची तैयार करके रखनी चाहिए। क्या सूची को उसको भी तैयार करके रखनी चाहिए। अब देखिए विद्यार्थी के विद्यालय में प्रविष्ट होने का समय, जैसे अगर कोई आप शिक्षक हैं तो आपको क्या रखना पड़ेगा कि आपका विद्यार्थी स्टूडेंट कब स्कूल में आया है, स्कूल में आने पर उसने कौन से आलेख को लिखना प्रारंभ कर दिया था, और उसकी स्मृति मतलब उसके IQ लेवल या उसके मतलब सब कुछ मतलब उपयुक्त लेवल स्मृति लेवल पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके स्मृति लेवल पर नहीं निर्भर रहना चाहिए, मतलब आपको उसको निर्देशित करना है
ठीक है। आपको उसको सभी उसके बारे में सभी चीज़ों का या संचयी आलेख पत्र तैयार करके उसके अनुसार उसको शिक्षा देंगे या उसको निर्देशित करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए निर्देशन के उद्देश्य। अब निर्देशन के उद्देश्य क्या होगा ये बताइए। आप किसी व्यक्ति को निर्देश क्यों करेंगे? जब वो व्यक्ति किसी भी समस्या में फंस जाएगा या समस्या में पड़ा रहेगा और तो भी आप उसे को निर्देश दे सकते हैं। तो आप स्कूल में क्यों निर्देश देते हैं? तो देखिए विद्यालय में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे आते हैं। अब छोटे आते हैं तो उनको अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब जीवन का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो अगर किसी ऐसे समस्या में आ जाएंगे और मतलब वो अपने लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसका निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाते हैं। मतलब कभी समस्या में फंस जाएंगे कि ये समस्या अच्छा है, ये वर्क करना, कार्य करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है, तो वो अपने लिए चुनाव नहीं कर पाते हैं कि क्या हमको करना चाहिए उचित ढंग से, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सभी के लिए हमको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, बच्चों को निर्देश देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे अवसर में बच्चों को या छात्रों को निर्देश के उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन को देने की जरूरत पड़ती है। स्किनर के अनुसार दोस्तों एक परिभाषा है कि आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देता है। अगर एक व्यक्ति को आप निर्देशित कर देंगे तो वो व्यक्ति अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार किसी अवसर को या किसी रुचि को अपने अनुकूल उसको चुनाव करके उसमें उस कार्य को करने में उसको सहायता मिलेगा दोस्तों। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत। निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं दोस्तों? इसके 3 सिद्धांत हैं। क्या 3 सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत हमारा है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। अब ये बताइए, क्या निर्देशन को आप किसी बच्चे को ही दे सकते हैं? नहीं, बड़े बूढ़े किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जो किसी समस्या में पड़ा हुआ है या समस्या से ग्रसित है। आगे देखिए, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग। पूरे प्रक्रिया शिक्षण विधि में आप बच्चे को क्या करेंगे? आपको बच्चे को निर्देश देना है। ये कार्य ऐसे किया जाता है, बच्चा करेगा खुद ही, बच्चा करके खुद ही सीखेगा। अब देखिए, और निर्देशन सर्वांगीण विकास से संबंधित, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा निर्देशन से। ये हमारे निर्देशन के 3 सिद्धांत होते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। कल हम लोग पढ़ेंगे विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, अगर इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज है, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैराथन का क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगा दोस्तों। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।